अगर किसी पर्सन को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए उसके पास एक बहुत बड़े कैपिटल का होना नेसेसरी है। एंड इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आज के टाइम एक रिच क्लास एंड एलीट क्लास इंडिविजुअल्स के लिए ही बना हुआ है, बट नॉट एनी मोर। बिकॉज आज के टाइम इंडिया में एक कॉन्सेप्ट काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है रीट्स, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो आपको अलाउ करता है कि आप केवल 300 से लेकर 400 के स्मॉल अमाउंट में ही एक रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट के पहले दिन से ही एक एक्चुअल कमर्शियल प्रॉपर्टी के फ्रैक्शनल ओनर होगे और आपको रेगुलर इंटरवल्स में उसकी रेंटल यील्ड भी मिलेगी और उसका जो प्राइस एप्रिसिएशन है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि रीट्स होता क्या है और ये किस तरह वर्क करता है। तो रीट्स काफ़ी हद तक एक म्यूचुअल फंड की तरह ही वर्क करता है, जहाँ पर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं जो कि एक फंड मैनेजर अपॉइंट की होती है, जिससे कि स्टॉक पिकिंग में एक्सपर्टीज होती है। ये फंड मैनेजर हम जैसे लोगों का पैसा कुछ सिलेक्टेड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और जब टाइम के साथ इन स्टॉक्स का प्राइस बढ़ता है तो इसका रिटर्न्स हमें मिलता है और इन सब चीज़ों के बदले वो फंड मैनेजर और वो कंपनी हमसे एक स्मॉल फीस चार्ज करती है जो कि हमें उन्हें इस सर्विस के बदले देनी होती है। सेम इसी तरह रीट्स के केस में भी हम अपना पैसा एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को देते हैं जो कि एक मैनेजर अपॉइंट की होती है फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ये मैनेजर हमारा पैसा कई सारी कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज लाइक हॉस्पिटल्स, मॉल्स, होटल्स में इन्वेस्ट करता है और जब टाइम के साथ उन्हें इन प्रॉपर्टीज से रेंटल यील्ड मिलती है और इनको बेचने पे प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता है, तो ये बेनिफिट हमें रिटर्न्स के फॉर्म में पास ऑन किए जाते हैं और इसके बदले हमसे एक स्मॉल सी फीस चार्ज की जाती है। अब रीट्स नॉर्मल स्टॉक्स की तरह स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड करती है और इसे अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊं तो रीट्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में कंपैरेटिवली काफ़ी नया है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इंडिया में 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बट अगर आप इसको कंपेयर करोगे बड़ी इकोनॉमीज फॉर एग्जांपल यूएस से, तो रीट्स का कॉन्सेप्ट यूएस में 1960 से चल रहा है। और अगर मैं आपको इस इंडस्ट्री की ग्रोथ बताऊं तो यूएस में टोटल जो उधर का रियल एस्टेट मार्केट है कमर्शियल, उसका 96% ओनली रीट्स होल्ड करता है। वहीं पर अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करोगे तो इंडिया के केस में टोटल रियल एस्टेट मार्केट का रीट्स ओनली 17% ही ऑक्यूपाई करता है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ ये दिखाती है कि रीट्स का जो ग्रोथ पोटेंशियल है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ये तो हो गई रीट्स के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट अब हम इसके कुछ प्रोज एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस इंडस्ट्री के कुछ कॉन्स के बारे में बात करेंगे। बिकॉज जब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहा था तो हर जगह इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो बताए गए थे, बट इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में इस इंडस्ट्री को किस तरह कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं इसके बारे में काफ़ी कम डिस्कशन हुआ था। अब हम लोग सबसे पहले रीट्स में इन्वेस्टमेंट के प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रो तो यही है कि रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको काफ़ी छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू बाइंग अ नॉर्मल रियल एस्टेट। पर इससे ही बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि रियल एस्टेट भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट और दूसरा होता है कमर्शियल रियल एस्टेट। रेजिडेंशियल मतलब जो लोग खुद के घर वगैरह बाय करने के लिए खरीदते हैं, और सेकंड कमर्शियल रियल एस्टेट वो रियल एस्टेट होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑफिस और बिजनेस सेटअप करने के लिए यूज़ करती हैं। इसी वजह से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की जो रेंटल यील्ड होती है वो केवल साल की 2 से 3% ही होती है। वहीं पर कमर्शियल रियल एस्टेट में ये रेंटल यील्ड आपको 5 टू लेके 6% तक मिल जाती है, जिस वजह से कमर्शियल रियल एस्टेट के जो प्राइजेस होते हैं वो भी रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड अगर आप रीट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पैसे को सारा का सारा कमर्शियल रियल एस्टेट को बाय करने में ही लगाया जाता है, जिस वजह से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। जैसा कि हमें पता है नॉर्मल रियल एस्टेट में आप एक बहुत बड़े कैपिटल से एक ही प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, पर वहीं पर अगर आप रीट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक छोटे से कैपिटल में भी आपका पैसा कई सारी प्रॉपर्टीज़ में डिवाइड हो जाता है। एंड इसके साथ ही मान के चलिए अगर आप कोई एक टायर 2 टायर 3 सिटी में रहते हो तो आपको ये बात पता होते हुए भी कि अगर आप यही प्रॉपर्टी टायर 1 सिटीज़ में बाय करोगे तो उधर आपको बेटर रेंटल यील्ड और रिटर्न्स मिलेंगे, फिर भी आपके पास लिमिटेशन होती है कि आप किसी बाहर की सिटी में जाके प्रॉपर्टीज़ बाय नहीं कर सकते, बिकॉज एक बहुत ज़्यादा झंझट वाला प्रोसेस हो जाता है। बट वहीं पर अगर आप रीट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा टायर 1 सिटीज़ लाइक बेंगलोर, पुणे, मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिससे आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का मेजरली बेनिफिट मिल जाता है। हमारा थर्ड प्लस पॉइंट है हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट। अब जैसा कि आपको पता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना अपने आप में एक काफ़ी ज़्यादा हसल का काम है, जहाँ पर आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि जो प्रॉपर्टी में बाय कर रहा हूँ उसमें कोई कोर्ट केसेस वगैरह का झंझट तो नहीं चल रहा। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए कई सारे पेपर वर्क और वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, और नॉर्मल पर्सन के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो ये सब प्रोसेस को करते हुए एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ को ढूंढ पाए। तो इसके लिए आपको अगर रीट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये सारा काम आपके लिए वो कंपनी ही करके देती है, जो कि आपके लिए काफ़ी स्मूथ प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा अगला हमारा बेनिफिट आता है बेनिफिट ऑफ लिक्विडिटी। नॉर्मल प्रॉपर्टी के केस में अगर मान के चलिए आपको आज से 6 महीने बाद कोई बहुत बड़े कैपिटल की ज़रूरत है, ऐसे में अगर आप ये सोचो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दूं और वहाँ से सारा कैपिटल अरेंज कर लूँ, तो नॉर्मल प्रॉपर्टी केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता,
बिकॉज नॉर्मल रियल एस्टेट को सेल करने के लिए 6 महीने से लेकर कई कई बार तो साल भर भी लग जाता है। और ऐसे में अगर आपको अर्जेंट कैपिटल की ज़रूरत है तो कई बार आपको अपनी उसी प्रॉपर्टीज़ को मार्केट प्राइस से कम में बेचना पड़ेगा। पर अगर आप रीट्स को देखोगे तो रीट्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि नॉर्मल स्टॉक्स की तरह ही मार्केट में ट्रेड करती है। तो आप तब चाहो तब रीट्स की अपनी यूनिट्स को सेल करके अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। अब सबसे एंड में सबसे बड़ा बेनिफिट आता है, रीच जो इंडस्ट्री है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है, ये सारी की सारी सेबी के थ्रू रेगुलेटेड होती है। तो सेबी इसको कंपनीज को कई सारी रेगुलेशंस देती है जो कि उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक रीट कंपनी को जो भी सारा इन्वेस्टमेंट मिलता है उसमें से 80% जो उसका अमाउंट है उनको रेडी टू मूव कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिनमें इन्वेस्ट करने से उन्हें नेक्स्ट ही दिन से जो रेंटल यील्ड है वो मिलनी चाहिए। और उस पूरे अमाउंट में से बाकी के बचे हुए 20% को ही वो ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टीज हैं वो कई बार रिस्की हो जाती हैं एज कम्पेयर टू रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज। एंड इसके अलावा उनको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है कि जो भी उन्हें टोटल रेंटल यील्ड मिलती है अपनी सारी प्रॉपर्टीज है, उसमें से उन्हें 90% जो हिस्सा है वो उनके इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। एंड इसीलिए रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड के फॉर्म में वो रेंटल यील्ड मिलती है जो कि 5 to लेके 6% के अराउंड होती है। अब ये तो होगा हमारे प्रोस। अब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री के कुछ कॉन्स के बारे में। एंड इसके बाद भी अगर आप इंटरेस्टेड होगे रीट्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं आपको कुछ ऐसी कंपनीज ही बताऊंगा जिनमें आप इंडिया में रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम आते हैं इनके कॉन्स पे। तो सबसे बड़ा कॉन तो यही है कि अगर आप एक एक्चुअल रियल एस्टेट बाय करते हो तो उसमें आपको कई सारे केसेस में हो सकता है कि आपकी जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो काफ़ी स्लो हो या फिर कई टाइम तक हो ना। बट ऐसा नहीं होगा कि आपने जो प्रॉपर्टी आज 1,000 रुपये में बाय किए मान लो, वो कल वो गिर के 900 रुपये में हो जाए। पर रीट्स के केस में क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करती है, आज जिस रीट्स का प्राइस 400 रुपये है वो कल गिर के 300 रुपये भी हो सकता है। तो इस केस में आपको ये नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि रीट्स का जो मार्केट इंडिया में है वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है अभी। इसी वजह से जो रीट्स की कंपनीज के ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। और इन लिमिटेड कंपनीज की वजह से ही आपका जो रिस्क का फैक्टर है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। हमारा थर्ड नेगेटिव पॉइंट है देयर हाई कमीशन इन मैनेजमेंट फीस। अब रीट्स के केस में आपको कई सारे रीट्स 2 से लेकर 3% तक का मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं। अब आप लोग कहोगे कि यार इसमें क्या गलत है, कई सारे म्यूचुअल फंड भी 2% तक का उनका मैनेजमेंट फीस होता है। तो मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड के केस में अगर आप एक लॉन्ग टर्म के एवरेज रिटर्न को देखोगे तो आपको ईयरली बेसिस पे 12 से लेकर 15 तक के बीच में रिटर्न मिल जाते हैं। बट वहीं पर अगर आप रीट्स के केस में देखोगे तो आपको ईयरली रेंटल यील्ड 5 से लेकर 6% तक मिलती है। अब ऐसे में इसमें से अगर 2 से 3% केवल मैनेजमेंट फीस में ही चला जाएगा तो जो आपके एक्चुअल रिटर्न्स होंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए जब तक ये मैनेजमेंट फीस इन रीट्स थोड़ी कम नहीं हो जाती, रीट्स में इन्वेस्ट करना मुझे थोड़ा कम सेंस लगाता है। अब हम अपने फोर्थ कॉन पे आ जाते हैं, वो ये है कि रियल एस्टेट जो मार्केट इंडिया में है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बिग कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट। बिकॉज इंडिया में रियल एस्टेट में जो ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलिए आप एक प्रॉपर्टी बाय करने जाते हो जिसका सर्कल रेट है अराउंड 4 करोड़ रुपीज़ का। अब अगर आपको ये नहीं पता कि सर्कल रेट क्या होता है तो आपको बता दूं, किसी भी एक प्रॉपर्टी या जगह का एक मिनिमम प्राइस होता है जो गवर्नमेंट तय करती है, और उस मिनिमम प्राइस से कम में आप उधर प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। अब लेट सपोज एक बिल्डर अपनी एक प्रॉपर्टी सेल करता है 6 करोड़ रुपीज़ में जिसका सर्कल रेट है 4 करोड़ रुपीज़। अब मान के चलिए वो प्रॉपर्टी कोई रीट्स कंपनी बाय करने जाती है। अब रीट्स के केस में उनके पास सारा का सारा जो पैसा है वो वाइट में ही होता है, तो वो वही ऑफर करेंगे। तो अगर वो 6 करोड़ रुपीज़ उस बिल्डर को ऑफर करते हैं तो ऐसे में उस 6 करोड़ रुपीज़ पे 30% के अकॉर्डिंग उस बिल्डर को टोटल 1.8 करोड़ रुपीज़ तो केवल टैक्स में ही देने पड़ेंगे, और जो सारा पैसा उसका इनकम में आएगा वो होगा 4.2 करोड़ रुपीज़। पर मान के चलिए एक दूसरा पर्सन आता है जो उस बिल्डर को ऑफर करता है कि यार तुम मुझे यही प्रॉपर्टी 5.8 करोड़ रुपीज़ में दे दो, और मैं इस केस में तुम्हें 3 करोड़ रुपीज़ नंबर 1 यानी वाइट में पे करूंगा और बाकी का बचा हुआ 2.8 करोड़ रुपीज़ ब्लैक में पे करूंगा। तो वो बिल्डर उस कम पे करने वाले पर्सन को वो प्रॉपर्टी बेच देगा, बिकॉज उसको यहाँ पर जो 3 करोड़ रुपीज़ वाइट में मिल रहे थे उस पर 30% टैक्स देने के बाद उसके पास 2.1 करोड़ रुपीज़ बचते हैं इन वाइट, और जो 2.8 करोड़ रुपीज़ ब्लैक में मिल रहे हैं वो सादा का सारा उसकी जेब में जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप उसका टोटल बेनिफिट देखोगे तो वो होगा 4.9 लाख करोड़ का, जो कि रीट्स के केस में उसे 4.2 करोड़ रुपीज़ ही मिल रहे थे। और इंडिया में जब तक इस तरह का ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट रियल एस्टेट मार्केट में खत्म नहीं होता, हमें रीट्स में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल सकता। बट इन सब के बावजूद फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है रीट्स में इन्वेस्ट करने का तो मैं आपको रीट्स में इन्वेस्ट करने के कुछ बेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ। तो मेजरली अभी इंडिया में रीट्स में 3 ही कंपनी रजिस्टर हैं, जिसमें से सबसे बड़ी कंपनी इसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है उसका नाम है एम्बेसी रीट। इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है माइंडस्पेस, एंड तीसरी कंपनी का नाम है ब्रुकफील्ड। अब अगर मैं आपको पर्टिकुलरली एम्बेसी रीट्स के बारे में बताऊं तो एम्बेसी रीट्स का अगर हम ज्योग्राफिकल प्रेजेंस देखें
तो इनका जो 74% जो मार्केट है वो बेंगलोर में है, 9% पुणे में है, 10% प्रॉपर्टीज ये मुंबई में ओन करते हैं और बाकी के बचे हुए 7% ये एनसीआर में ओन करते हैं। अगर मैं आपको एम्बेसी रीट्स के प्राइस के बारे में बताऊं तो इनका जो करंट शेयर प्राइस है वो अराउंड 306 रुपीज़ का। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप इनके लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न को देखोगे तो जून 2022 में इनका जो प्राइस था वो 400 रुपीज़ के अराउंड था, जो इस वक्त वीक मार्केट्स की वजह से 300 रुपीज़ के अराउंड आ गया। और अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को भी देखोगे तो इसमें आप डेट टू इक्विटी रेशियो को अगर देखो तो वो 0.5 के अराउंड है। और आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि रीट्स एक रियल स्टेट कंपनी है तो रियल स्टेट में डेट का हमेशा इन्वॉल्वमेंट हाई रहेगा, जिस वजह से आपको इधर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहेगा। इसके अलावा अगर आप इनके पीयर्स पर नज़र डालोगे तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारे इंडिया में अभी 3 ही कंपनीज अवेलेबल हैं, एम्बेसी, माइंडस्पेस और ब्रुकफील्ड, जिसमें से एम्बेसी सबसे बेस्ट है। अगर मैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे आपको लेके चलूँ तो इनकी जो सेल्स हैं वो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं और इसके साथ ही जो इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो वो मैक्सिमम थे दिसंबर 2021 में जो कि 79% के राउंड थे और तब से ही अभी गिर के 76% पे आ गए हैं। पर ओवरऑल अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम द लास्ट 2 क्वार्टर्स। तो अगर आप एक्चुअली में रीट्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग एम्बेसी रीट्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट एक्चुअली में अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का बेस्ट रिटर्न कहाँ मिल सकता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, टाटा ग्रुप आफ्टर 19 ईयर्स अपनी किसी कंपनी का आईपीओ इंडियन मार्केट में लेके आ रहे हैं एंड ये आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का अभी तक का बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अगर आप टाटा ग्रुप की इस कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी वीडियो को क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।